ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में आती नई ऊर्जा और नई विश्वास की एक अलग ही गति हम इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान बने हुए हैं। लगातार सी तस्वीरें हमें मिल रही हैं इंडोनेशिया से, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा, उनके 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है इंडोनेशिया और उसका आज दूसरा दिन है। शुभारंभ बेहद खास हुआ, सेरेमोनियल वेलकम हुआ प्रेसिडेंशियल पैलेस में और उसके बाद अब आगे उम्मीद है कि जल्द ही दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्या कुछ उसमें निकल कर आएगा, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी बनी हुई हैं, एम्बेसडर तयाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर जोशी, डिजिटल सहयोग को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। यूपीआई क्रिस लिंकिंग की बात करें, ओएनडीसी मॉडल की बात करें और जन औषधि जैसे भारतीय मॉडल भी से भी इंडोनेशिया प्रेरणा ले रहा है। किस तरह से देखती है भारत की जो डिजिटल कूटनीति है उसका भी एक नया आयाम देखने को मिल रहा है हमें? तो हम भारत की डिजिटल कूटनीति या डिजिटल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो पूरे विश्व में उसकी सराहना होती है। जिस प्रकार से हमने अपनी 140 करोड़ की बड़ी आबादी को सफलतापूर्वक डिजिटाइज किया है और विशेष करके जो हमारा होम ग्रोन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक फ्रेमवर्क है, उसमें हमारा जो एक पेमेंट सिस्टम है, हम जब अपने यूपीआई की बात करते हैं, पेमेंट का इंटरफेस है तो ये एक सक्सेस स्टोरी के रूप में और केस स्टडी के रूप में पूरे विश्व में देखा जाता है। कई देश हैं, 23 से अधिक देशों के साथ भारत ने उनके यहाँ पर भी इसी प्रकार के पेमेंट सिस्टम डेवलप कराने के लिए एमओयू साइन करा रखे हैं। 10 से अधिक देशों में हमारा यूपीआई मान्य है और इंडोनेशिया के साथ अब हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है, जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया ने की है, उससे एक जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के डीपीआई मॉडल पर आधारित होगा। इसको लेकर के भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक बड़ा सहयोग हो रहा है और इस प्रकार से कैसे भारत की हमारी अपनी मुद्रा और इंडोनेशिया की मुद्रा के बीच में हम लेन देन कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, तो हमारा यूपीआई और इंडोनेशिया का QRIS जो सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करके एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मैकेनिज्म दोनों देश मिलकर के बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में हम ई मेडिसिन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हमने डेवलप किए हैं ताकि जो सुदूर रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको चिकित्सा की सुविधा सरलता के साथ, सुगमता के साथ एक डिजिटाइज्ड फ्रेमवर्क के माध्यम से मिल सके, इसको लेकर के भी हम इंडोनेशिया का सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ तो फिर मैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी जोड़ना चाहूंगी। जया, जब हमारे प्रधानमंत्री इन देशों की यात्राओं पर गए थे, विशेषकर मुझे घाना की यात्रा याद आती है, तो ये तमाम ये जो डिजिटल डिप्लोमेसी है, इसके माध्यम से भारत ने इन तमाम देशों के साथ में सहयोग के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और इन देशों को इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है जो कि भारत सफलतापूर्वक कर रहा है। जी, और जहां पर सहयोग की बात की जाती है तो शायद भारत सबसे विश्वसनीय नाम जो है आज पूरे विश्व में नजर आता है। हमारी संवाददाता आंचल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, अभी हम बात कर रहे थे भारत के डीपीआई की को लेकर और कैसे डिजिटलाइजेशन जो है वो कई देशों तक हमने देखा है भारत ने पहुंचाया है। यूपीआई जो है करीब 10 देशों में हम देख पा रहे हैं। अगर यहाँ इंडोनेशिया की हम बात करें, किस तरीके से भारत की अलग अलग नीतियों के चलते दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन आज अगर जो द्विपक्षीय बातचीत होगी, किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत होंगे और कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही हैं? शुक्रिया मुकुल और जया। तो साफ तौर पर हम क्योंकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से प्रोफेसर अंशु जोशी ने कहा डिजिटल डिप्लोमेसी, और ये डिजिटल डिप्लोमेसी क्यों ज़रूरी है मुकुल? ये इसलिए ज़रूरी है कि कैसे जब आप सीमलेसली यानी एफर्टलेसली आदान प्रदान कर पाएँ स्थानीय करेंसी में, और ये इम्प्लीमेंट जल्द होने वाला है, ख़ास तौर पर जो बिजनेसेस मॉडल हैं उनको डेवलप करने के लिए, जिसका जिक्र अभी हम लगातार कर ही रहे हैं 2 दिनों से कि क्रिस QRIS और यूपीआई मॉडल जब दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे आपसी लेन देन के लिए। हम क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जिस तरह से जो भारत में जो इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं उन्होंने कहा था कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर फ्रेमवर्क जो है उसको लेकर अभी हालिया फरवरी 2026 में एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई थी। क्रिटिकल मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं जब हम बात करते हैं? क्योंकि सबसे बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर जो अलग अलग क्रिटिकल जो खनिज पदार्थ हैं, जिसमें हम बॉक्साइट की बात करें, निकल की बात करें, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है इंडोनेशिया, और निकल की ज़रूरत है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट यानी बैटरीज को लेकर।
इस पूरे सेगमेंट में दोनों देश कैसे व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर कर सामने आएंगे, ये एक अलग एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो है वो माना जा रहा है। फिर हम यहाँ पर बात करें छोटे बिजनेस मॉडल्स को डेवलप करने की, जैसे लघु उद्योगों को ONDC के मॉडल से हम यहाँ पर विकसित करते हैं, इसी तरह का मॉडल इंडोनेशिया में भी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, तो कृषि क्षेत्र में कैसे हम अलग अलग तकनीकों के जरिए एग्रीस्टैक की जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम को और मजबूत करने की। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो भारत की चुनावी पारदर्शिता है उससे भी बहुत इंस्पायर है। अगर बात की जाए इंडोनेशिया, तो कैसे ईवीएम्स को लेकर भी कुछ बड़ा होने वाला है जो हम आगे देखेंगे, और ऐसे अलग अलग कई क्षेत्र हैं जो दोनों देशों को पास लेकर आएंगे, जिसमें हम न्यूक्लियर कोऑपरेशन की भी बात करते हैं जो बहुत अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर माना जा रहा है। अब आप ये देखिए 2018 से लेकर 2026 का ये जो एक सफ़र रहा है, इस सफ़र ने लगातार प्रगति की। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जरिए कॉर्पोरेट्स की हम बात करें कि कैसे जो थल सेना है, जो नौसेना है, उनके संयुक्त सैन्य अभ्यास लगातार होते रहे। मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ताकि आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुले तौर पर सुरक्षित तौर पर नेविगेट कर पाएं। और ये नेविगेशन के लिए जब हम देखें स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर ये सिक्योरिटी, क्योंकि ये तमाम वो क्षेत्र हैं, ये तमाम वो जगह, इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा प्रतिबिंबित करती है आपके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो व्यापार एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों की। किस तरह से देखते हैं आंचल, अगर आपसे जानना चाहें, व्यापार के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया जो अब तक का जो रहा है उससे अनुमान से ज़्यादा उसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश है, और भारत लगातार जिस तरह से एक नए बाज़ारों की तलाश यहाँ पर कर रहे हैं, जो मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हमें अपने द्वार खोलने चाहिए, और भारत भी विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, उस लिहाज से दोनों देशों कैसे व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज जब द्विपक्षीय वार्ता होगी उसमें भी महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं जया कि सन राइजिंग और ग्रीन एवेन्यू से जुड़े हुए सेक्टर्स, और क्योंकि बड़ी मात्रा में जब हम कृषि उत्पादों की बात करते हैं, हाँ हम यहाँ बात करते हैं लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की, हम बात करते हैं दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स की, बहुत भारी मात्रा में इंडोनेशिया इसका आयात भारत से करता है। और दोनों देशों की जब हम बात करते हैं तो ये तमाम सेक्टर्स हैं, कैसे मेडिकल टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, और ख़ास तौर पर हम एनर्जी सिक्योरिटी का यहाँ पर जिक्र करें। कोशिश यही है कि जो व्यापारिक जो हम आंकड़ा लगातार बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में, इसे और आगे लेकर जाया जाए, जिसमें हम सबसे अहम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स की भी डेवलपमेंट की बात करें। फिनटेक टेक्नोलॉजीज़ के जरिए आप कैसे अलग अलग क्षेत्रों को डेवलप करेंगे। फिनटेक टेक्नोलॉजीज़ यानी कि जो आपके व्यापार को बहुत आसान भाषा में समझाएं, वो सुगम बनाएं, सुलभ बनाएं, और इस फिनटेक टेक्नोलॉजी के सिस्टम में लगातार हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया आगे बढ़ता हुआ नजर आए। सिंगल विंडो क्लियरेंस जिस तरह से भारत में बिजनेस सेटअप करने के लिए दी जाती हैं, इसी तरह का पेपरलेस सिस्टम जो है हम इंडोनेशिया में भी देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, हम रक्षा क्षेत्र का तो लगातार जिक्र कर रहे हैं, MSMEs को डेवलप करने में कैसे दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आएंगे। स्ट्रेटेजिकली भी आप अगर देखें तो जिस पैराडाइम शिफ्ट की बात हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए थे वो कर रहे थे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें एक ज़बरदस्त पैराडाइम शिफ्ट आया है। हम तमाम उन कंट्रीज़ की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं जिनमें वो तमाम क्षमताएं मौजूद हैं जो कैसे ग्लोबल साउथ के अलग अलग देशों को वैश्विक लेवल पर खड़ा होने के लिए मजबूती प्रदान करती हैं। और भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज़ रहा है। आप बात कीजिए आसियान की, G20 में भी इंडोनेशिया प्रमुख तौर पर साझेदार रहा है भारत का, और हमने देखा है कि आसियान में तो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है इंडोनेशिया। और इसीलिए दोनों देशों में जो ये तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं, इसमें वो कहते हैं ना, आपकी नीयत अच्छी हो तो आप नियति भी आपका साथ देती है। तो आज जिन अलग अलग MOUs पर हम साइन होते हुए देखेंगे, वो इसी बात की छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे कि कैसे साझा हित, साझा दृष्टिकोण और लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होता है जहां पर दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है।
जी बिल्कुल, दोनों देशों के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। लेकिन इज़्ज़त अयाल, जब हम भारत के रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से उसमें नज़र आ रही है। और इंडोनेशिया के साथ अगर हम देखें, जो हमारा रक्षा क्षेत्र के साथ जो समझौते हुए हैं, फिर चाहे हम देखें कैसे ब्रह्मोस की अगर बात की जाए, उसमें जो डील है वो लगातार हम कह सकते हैं मजबूत हमें वहाँ होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा भी हमने देखा था किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय रक्षा क्षेत्र है उसका डंका पूरे विश्व में बजता हुआ नजर आया था। तो क्या ये बड़ी वजह है जिसके चलते हम देख सकते हैं कि जो रक्षा क्षेत्र है उसमें जाहिर तौर पर मजबूती देखने को मिलेगी, और पूरा जो विश्व है अब वो जान रहा है कि जो भारत है ये कोई थमने वाला देश नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है और सभी को चाहता है कि उस विकास की जो यात्रा है उसमें सब उसके साझेदार रहें। जी, रक्षा के क्षेत्र में भारत की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले 12-13 साल में बहुत ध्यान इस पर दिया गया है और नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए मिसाइल्स, और उसमें ब्रह्मोस सब अग्रणी है। जी, फिलीपींस को पहले ही भारत में ब्रह्मोस ये भारत और रशिया दोनों का जॉइंट वेंचर है, वो सप्लाई किया है। और ऐसे समाचार है कि शायद प्रधानमंत्री के इस दौरे में इंडोनेशिया के साथ भी कुछ समझौता होगा। तो भारत जो पहले केवल आयात किया करता था बड़े बड़े जो रक्षा के इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स, वो अब निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो मिसाइल्स हैं, चाहे आकाश और ये सब इंडिजिनस मिसाइल्स हैं, तरह तरह की कैपेसिटीज़ हैं उनकी। और वो ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया कि कितने वो सक्षम थे और किस तरह से उन्होंने जाकर ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान के अंदर जी, और वो उसको रोक नहीं पाए। तो दुनिया ये देख रही है, और भारत का जो हमेशा एक सोच रहा है कि दूसरे देशों के साथ, मित्र देशों के साथ मिलकर किस तरह एक साझेदारी में उनका जो रक्षा का जितना भी शक्ति है उसको और सक्षम किया जाए और उसके साथ भारत का भी कुछ उस पर लाभ हो। जी, और इस दिशा में एक पार्टनरशिप, और इस तरह कहा गया है शायद इंडोनेशिया के जो ऑफिसर्स हैं वो भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और वेलिंगटन वगैरह में आकर प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। तो तरह तरह के कई आयाम हैं शिक्षा रक्षा के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया को साथ काम यानी करने हर एक के। क्षेत्र में क्षमता विकास जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, वो हम देख सकते हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच और ज़्यादा जो मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके अलावा कई और ऐसी उम्मीदें हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, नए क्षेत्र हैं जहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों देश मिलकर निभा सकते हैं। तो बिल्कुल, इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया दौरे से बड़ी उम्मीदें यहाँ पर हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों को होगा इसका फायदा। इंडोनेशिया को भा गया है भारत का चुनाव प्रबंधन मॉडल। किस तरह से आज भारत की नीतियों से प्रेरणा ले रहा है इंडोनेशिया, हम साफ देख रहे हैं। इंडोनेशिया के लिए ईवीएम बनाने में मदद करेगा भारत। भारत दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों में है और दुनिया भर से प्रतिनिधि आते हैं भारत में किस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, इसको देखने, इसको समझने कि इतनी बड़ी आबादी कैसे अपनी मर्जी से अपना नेता चुनती है। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने अपनी मिसाइल क्षमता दिखाई, आज भारत सिर्फ इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर बन गया है और रक्षा क्षेत्र में भारत जो आत्मनिर्भरता का एक बेहद मजबूत तस्वीर पेश कर रहा है, पूरा विश्व उसे देख रहा है। इंडोनेशिया का भारत की अस्त्र मिसाइलें खरीदने का यहाँ पर फैसला, सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है। और इंडोनेशिया में निवेश करेगा भारत। इंडोनेशिया में भारतीय कंपनियों की बेहद मजबूत मौजूदगी है। निवेश के लिहाज से दोनों देश कैसे साथ में मिल सकते हैं, ये है। भारत बैटरी सप्लाई कर भी सहयोग करेगा, साथ ही साथ भारत इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। बहुत ही रणनीतिक महत्व है सबांग पोर्ट का, किस लिहाज से ये दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की अहम कड़ी बनेगा। सबांग पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है और यही वजह है कि इसकी रणनीतिक महत्व और सामरिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से 100 मील दूर है ये पोर्ट, और इस लिहाज से भी जो मौजूदा वैश्विक परिदृश्य है उस लिहाज से इसकी जो सामरिक दृष्टि से इसका रणनीतिक महत्व जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच और बढ़ जाता है। और जिस तरह से हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कैसे निवेश के लिहाज से दोनों देश और मजबूती से जुड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत इंडोनेशिया संबंधों में नई ऊर्जा, किस तरह से भारत और इंडोनेशिया सहयोग के नए दरवाजे खोलते हुए नजर आएंगे, किस तरह से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है दोनों देशों के लिए, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी और एम्बेसडर त्याल। प्रोफेसर जोशी, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच ये जो संबंध है वो दोनों देशों के बेहद फायदेमंद साबित होंगे। इंडोनेशिया आसियान में भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। व्यापार के लिहाज से दोनों देशों के बीच जो प्रगाढ़ता है वो लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के लिहाज से भी हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। जो भारतीय कंपनियों की इंडोनेशिया में मजबूत मौजूदगी है और कैसे लगातार दोनों के बीच का जो व्यापार है वो बढ़ा है। लेकिन अब इस यात्रा के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या बड़ा फायदा यहाँ पर साफ तौर पर आएगा। स्थानीय मुद्रा में व्यापार का जिक्र यहाँ पर किया हमारे संवाददाता ने भी। किस तरह से देखते हैं दोनों देशों के एक बड़ा फायदा यहाँ पे होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद ऐतिहासिक महत्वपूर्ण यात्रा से? जया, जब हम भारत के इंडोनेशिया समेत तमाम लाइक माइंडेड देशों के साथ सामरिक सहयोग या एक साझेदारी की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात जो दिखाई पड़ती है वो ये कि भारत एक विन विन पार्टनरशिप में विश्वास करता है। भारत एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में विश्वास करता है जिसमें दोनों ही देशों का किसी भी सहयोग के माध्यम से फायदा। यदि मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जिसमें निवेश की, सहयोग की, को प्रोडक्शन की बात की जा रही है, को डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इसमें रक्षा का क्षेत्र भी हम देख रहे हैं, इसमें आर्थिक क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें हम डिजिटल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, इसमें हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं जिसमें जो इंडोनेशिया का सबांग बंदरगाह है उसको भारत डेवलप करने की बात कर रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप से मात्र 700 किलोमीटर दूर है और स्टेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास है। तो इसमें देखिए, ये मैं उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करती हूँ कि जब भारत इंडोनेशिया के इस महत्वपूर्ण बंदरगाह में के विकास में निवेश करके इसका विकास करेगा तो न सिर्फ भारत को सामरिक दृष्टि से फायदा होगा, भारत को स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक एक्सेस जो है वो अर्लियर मिलेगा, बेटर तरीके से मिलेगा। इंडोनेशिया का एक बंदरगाह डेवलप हो रहा है तो इंडोनेशिया को इससे बड़ा फायदा होगा समुद्री व्यापार की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से। तो ये एक छोटा उदाहरण है। हम जब अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, दोनों देशों की जो लोकल मुद्रा है वो इससे मजबूत होगी, व्यापार बेहतर होगा, लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने दिया। यदि हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस मिसाइल मैकेनिज्म्स हैं उनका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। कभी भारत आयात करता था अपने डिफेंस इक्विपमेंट का, आज हम निर्यात कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्लस डील की जो बात हो रही है इसमें दोनों देशों का बड़ा फायदा होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जब हम साझा सहयोग की और विकास की बात करते हैं तो यहाँ दोनों देशों को फायदा होगा। तो जब हम अलग अलग इन तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं जो आर्थिक सहयोग
सहयोग से जुड़े हुए हैं, जो सामरिक सहयोग से जुड़े हुए हैं, जो रक्षा सहयोग से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े हुए हैं, तो इसमें दोनों देशों का सरकार के स्तर पर और जनता के स्तर पर, दोनों के स्तर पर बड़ा फायदा है जया। और इसमें तीसरा महत्वपूर्ण डायमेंशन ये है कि द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से ये दोनों ही देश मिलके हिंद प्रशांत क्षेत्र को और हिंद महासागर क्षेत्र को इन्फ्लुएंस फ्री, स्टेबल, सटल और प्रॉस्परस बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें जो दूसरे देश इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके भी फायदे की बात है। तो न सिर्फ ये इंडोनेशिया और भारत के दोनों देशों के फायदे की बात है, इसमें फिर जो आसपास के हमारे लाइक माइंडेड नेशंस जुड़े हुए हैं उनके भी फिर फायदे की बात हमको दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। तो देखिए, हर स्तर पर हम कह सकते हैं कि कैसे जो फ़ायदा है वो नज़र आता है, भारत के लिहाज से भी, इंडोनेशिया के लिहाज से भी और कई अन्य देश। लेकिन इसके साथ साथ एमएसडॉ तयाल, अगर देखा जाए, जब हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, पीपल टू पीपल टाइज की बात करते हैं, उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं दोनों देशों के संबंध? देखिए, पीपल टू पीपल टाइज तो बहुत ही अच्छे हैं, मधुर हैं, क्योंकि एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। जो लोग इंडोनेशिया गए हैं, मैं 2-3 बार गया हूँ, वहाँ रामायण हर जगह आपको देखने को मिलेगी। बाली, जो हमारे इतने पर्यटक बाली जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं जी। और पूरा एक हमारा भारत का सिविलाइजेशनल कनेक्शन वहाँ देखने को मिलता है। एक जो बहुत अच्छी बात इंडोनेशिया में है कि जो पुराना हिंदुइज्म बुद्धिज़्म के साथ जो कनेक्शन था साउथ ईस्ट एशिया का, वो बाली तक था, इंडोनेशिया तक था, उसको इंडोनेशिया उसको इग्नोर नहीं करता है, उसको रेस्पेक्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है जी। उनके नामों में भी आपको वो दिखाई देगा। और आप जकार्ता जाएं तो कई जगह, एक जगह अर्जुन का और कृष्ण जी का गीता का रथ बहुत बड़ा एक चौराहे पे बना हुआ है जी। तो ये सब बहुत एक दिखाता है कि देख, लोगों के बीच में मानसिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल स्तर पर एक कनेक्शन है। उसको कैसे और बढ़ाया जाए कि भारत से विद्यार्थी वहाँ जाएं, वहाँ से विद्यार्थी यहाँ आएँ, एकेडमिक लेवल पे हो। बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, व्यापार की अभी बात हो रही थी जी। 28-29 बिलियन डॉलर का व्यापार है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत और इंडोनेशिया का व्यापार भारत और इंग्लैंड के व्यापार से अधिक है और करीब करीब भारत और जर्मनी के व्यापार के बराबर है जी। और इस प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद तो ये व्यापार और बढ़ेगा और व्यापार के साथ व्यापारी वर्ग आप जाता है, मिलता है। और भारत के लिए एक बहुत अच्छा भाव है इंडोनेशिया के लोगों के बीच में। हमेशा जिस तरह भारत में उपनिवेशवाद का जब समाप्ति हो रही थी तो डच को प्रयत्न किया था कि 1945 के बाद दोबारा वो कॉलोनाइज़ कर लें इंडोनेशिया को, और भारत ने किस तरह उसको उनका समर्थन किया और उनके प्रधानमंत्री को हमारे बीजू पटनायक एक हवाई जहाज़ में लेके यहाँ क्लैंडस्टाइनली लेके आए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मधुर हिस्ट्री है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। उनका जो एक प्रयास था, बांडुंग सम्मेलन इतना बड़ा उन्होंने किया, उसमें भारत पूरी तरह से उनके साथ था कि। और एक देखिए सोच भारत और इंडोनेशिया की रही है शुरू से ही, उपनिवेशवाद से और आज तक, कि दोनों देशों को, रीजन को एक इंडिपेंडेंट की रखा जाए, एक इस तरह कि अपना निर्णय, अपने भविष्य का निर्णय देश इस रीजन के मिलजुल कर साथ करें और बाहर के देश उस पर कोई दुष्प्रभाव ना डालें। मैं समझता हूँ एक बहुत ही एक गहरी सोच है जो जब से इंडिपेंडेंस मिली इंडोनेशिया को, उनकी भी ये सोच है और भारत की भी ये सोच है। बिल्कुल। और यहाँ पे जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, यहाँ पर जिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जैसे दोनों देशों को यहाँ पर फायदा होगा और जो भारत का जो चुनाव प्रबंधन मॉडल है वो भा गया है इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया के लिए ईवीएम बनाने में मदद करेगा भारत। यहाँ पर जो भारत की जो चुनावी प्रणाली है उसने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। जो पारदर्शिता, जो सटीकता, जो इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम भी है जिसमें हमने देखा कि दुनिया भर से करीबन 20 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत आते हैं और कैसे जो यहाँ पर चुनाव होता है उनका भी उसने अवलोकन किया। जो निगरानी प्रणाली है, जो हमारी पारदर्शिता है, अब किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी भी सराहना हो रही है और यहाँ पर इंडोनेशिया में भी कैसे उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है और भारत और इंडोनेशिया को एक साथ ला रहा है ये जो भारत की जो तकनीक है, जो भारत का इलेक्शन मॉडल है।
जया, ये बहुत सुंदर आयाम आपने चर्चा में जोड़ दिया है और पिछले 11 से 12 वर्षों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे अपनी जड़ों को अक्षुण्ण रखते हुए, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए, नई तकनीकों को अपनाकर अलग अलग क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर कैसे सफलता के परचम लहराए हैं। तो कोविड के काले दौर में भी भारत ने जिस तरह से वैक्सीन अपने यहाँ बना करके वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की थी, 150 के करीब देशों को हमने अपने होम ग्रोन वैक्सीन भेजे थे, उसकी भी वैश्विक स्तर पर सराहना हुई थी। फिर आप देखें जिस तरह से हमने अपनी 140 करोड़ की बड़ी आबादी को डिजिटाइज किया सक्सेसफुली, सीमलेसली और ट्रांसपेरेंट रहते हुए, अपने अलग अलग जो हमारे सरकारी महकमे हैं उनको जिस तरह से हमने पारदर्शी बनाया, लोगों के लिए जिस तरह से एक ईज ऑफ डूइंग लिविंग लाइफ की हमने सुनिश्चित, तो उसको देखते हुए भी उसकी भी बड़ी सराहना हुई। हमने जो अपने ग्रीन गोल्स लिए अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, चाहे कॉप का मंच हो, चाहे पेरिस अग्रीमेंट की हम दृष्टि से देखें, उनको हमने समय से पहले पूरा किया अपने लाइफ जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से, उसकी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। और अब इंडोनेशिया जैसे देश हमारे चुनावी प्रबंधन की सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल इतना बड़ी आबादी, घनी आबादी वाला देश, आप टोपोग्राफी की दृष्टि से देखें, यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का और लोकतांत्रिक भारत का परिचय देते हुए हमारा चुनाव आयोग किस सफलता के साथ, किस पारदर्शिता के साथ, सुरक्षित सबको रखते हुए इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव करवाता है। तो ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जया और मुकुल, वैश्विक स्तर पर। और आज इस लोकतंत्र के उत्सव का पूरा विश्व न सिर्फ उसकी सराहना कर रहा है, बल्कि चाहता है कि वे भी भारत किस प्रकार से इसको कराता है, वे भी इस प्रबंधन को सीख करके अपने यहाँ करें। तो इसके अलग अलग स्तर हैं और इससे फिर बना हुआ एक पूरा हमारा फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क को अब इंडोनेशिया अपनाना चाहता है। ये सिर्फ ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ये इसके फिर एग्जीक्यूशन की भी बात है। तो पूरे चुनावी प्रबंधन में भारत इंडोनेशिया की सहायता करेगा। ये भारत के लिए, ये भारतीयों के लिए गौरव का और गर्व का विषय होना चाहिए। और इंडोनेशिया के अलावा ग्लोबल साउथ के ऐसे बहुत सारे देश हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो भारत के चुनावी प्रबंधन की और भारत के तंत्र की सराहना करते हैं कि जिस पारदर्शिता के साथ, विश्वास के साथ, सुरक्षा के साथ हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रख पाए हैं, अक्षुण्ण रख पाए हैं। तो ये जो है एक केस स्टडी के रूप में, सक्सेस स्टोरी के रूप में वैश्विक स्तर पर इसको आज गिना जाता है। जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर जाहिर तौर पर अंशु जी इसको हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर दयाल, अगर देखा जाए, क्योंकि हर एक क्षेत्र में लगभग साझेदारी जो है वो और मजबूत होती हुई नज़र आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं खासतौर से स्टेट ऑफ मलक्का की बात की जाए, साबक की हम बात करें, और साथ ही जब ग्रेट निकोबार पोर्ट को हम देख रहे हैं, जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसे इसको जोड़कर आप देखते हैं कि भारत की जो, जब हम समुद्री सुरक्षा की बात कर रहे हैं या मैरीटाइम में आने वाला समय जो है, किस तरीके से क्या वहाँ भी भारत की एक भूमिका बढ़ती हुई नज़र आएगी हमें? इस तरह भारत अपने जो पोर्ट्स हैं उनको भी सक्षम कर रहा है, वहाँ कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और आप देखें कि जैसे चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर हो, पश्चिम की तरफ जी, और अब पूरब की तरफ भी पोर्ट्स को सक्षम किया जा रहा है। श्रीलंका में भी एक पोर्ट की बात हो रही है। और एक भारत में इस समय कैपेसिटी है कुछ कंपनियों में कि वो इस क्षेत्र में दूसरे देशों की मदद करें। और चाबहार में हमने बहुत बड़ा काम किया है जी, भारत ने वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग किया है। तो भारत का ये सोच है कि कैपेसिटीज़ किस तरह बढ़ाई जाए सब देशों की, जिससे कि व्यापार भी बिना किसी गतिरोध के बढ़े और क्षमता भी सबकी बढ़े जी। क्योंकि जो जिस तरह व्यापार बढ़ता है तो आपको शिप्स को, उनको किस तरह जल्दी से जल्दी खाली किया जाए, जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। जैसे हमने अपने जो नया बम्बई के पास बना है जी, पोर्ट्स पर हम देखते हैं स्थिति, वहाँ पर देखते हैं। तो भारत में क्षमता है जो हमने अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए हैं। और अब इस स्थिति में भारत है कि दूसरे देशों की भी सहायता कर सकता है उनकी कैपेसिटीज बढ़ाने में पोर्ट्स में जी। और जिस तरह हमने देखा कि जो आप पूरा देख रहे हैं कि चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो भी एक उनका एक प्रयत्न है कि दूसरे देशों की जो भी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटीज़ है उनको ऊपर कुछ किसी न किसी तरह से एक चीन का एक वर्चस्व हो जाए। और तो उस संदर्भ में
भारत और जापान और जो और देश हैं जी। उनका साथ मिलकर काम करना कि जो भी नए आयात निर्यात के रास्ते बने उन पर एक ही देश का कंट्रोल ना हो और वो भागीदारी रहे, जी। सब देश उसमें मिलजुल कर काम करे और एक दूसरे की क्षमता में को अधिक करें। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। अंशु जी, आप भी इस बात से सहमत होंगी, कोविड की बात की जाए या हाल ही में जो ऊर्जा संकट विश्व ने देखा, उसके बाद से लगातार ये बात उठती नजर आई और भारत ने इस बात को प्रमुखता के साथ रखा है कि किसी भी देश पर जो निर्भरता है वो ना रहे, बल्कि कैसे हम साझेदारी बढ़ाकर अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसका समाधान निकाल सकते हैं। और उसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि जो लगातार एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है भारत का नजर आता है साझेदार देशों के साथ भी। बिल्कुल मुकुल, और इसमें फिर इंडोनेशिया या हम एक वृहद रूप में आसियान देख लें तो आसियान के साथ भारत जिस प्रकार का सहयोग कर रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी एक देश पर या किसी एक रूट पर कनेक्टिविटी की दृष्टि से, सप्लाई चेन्स की दृष्टि से निर्भरता नहीं होनी चाहिए। और अभी अपने आसपास की स्थिति में, विशेषकर पश्चिम एशिया में जिस प्रकार का संकट चल रहा है, कोविड के काले दौर के बाद जिस प्रकार से पूरे विश्व ने रशिया यूक्रेन युद्ध का संकट झेला, तो इन तमाम संकटों को, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे देशों के बीच में बढ़े, तो चाहे समुद्री मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, किस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, किस तरह से डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए लाइक माइंडेड नेशंस के बीच में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, और कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से तमाम देशों को आपस में जोड़ के रखा जाए। तो यहाँ पर फिर जब हम इंडोनेशिया भारत के द्विपक्षीय संबंधों को देखें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जिस तरह के प्रोजेक्ट्स चला रहा है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, और आसियान के साथ भारत जिस तरह से सहयोग कर रहा है, ये सभी महत्वपूर्ण उदाहरण के बिंदु आ जाते हैं फिर कि कैसे भारत इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि किसी एक देश पर, किसी एक वस्तु के लिए या किसी एक मार्ग पर व्यापार के लिए निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। और इसके लिए भारत बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स अपने आसपास और सुदूर हम कहें यूरोप में भी लाइक माइंडेड नेशंस के साथ चला रहा है। जी, यानी वैकल्पिक व्यवस्था जो है हम मान सकते हैं जो कि भारत लगातार देता जा रहा है पूरे विश्व को। बिल्कुल। और प्रोफेसर अंशु जोशी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का आपने जिक्र किया, यहाँ पर जिक्र आ रहा है अस्त्र मिसाइल का भी। अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा में मार करने वाली मिसाइल डीआरडीओ ने इसे विकसित किया और ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता के बाद इसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और यहाँ पर इंडोनेशिया में भी इससे जुड़े हुए कुछ समझौता हो सकता है। किस तरह से देखती हैं रक्षा क्षेत्र में, अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक बहुत बड़ा इंपोर्टर भारत रहा है अब तक, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत हो रहा है इस डिफेंस क्षेत्र में भी, रक्षा क्षेत्र में। जिस तरह से हम निर्माण कर रहे हैं, जिस तरह से स्टार्टअप्स हैं, जिस तरह से बाजार खुला है, आज भारत के लिए एक बड़ी छलांग यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है भारत के रक्षा क्षेत्र में। निश्चित तौर पर जया, यदि हम रक्षा के क्षेत्र को देखें तो भारत ने पिछले 11 वर्षों में न सिर्फ अपनी छवि को बदला है, भारत ने पूरे विश्व में अपनी होम ग्रोन जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका लोहा मनवाया है। और आज ऐसे इंडोनेशिया समेत कई देश हैं जो भारत से न सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट बल्कि फिर साझा मैन्युफैक्चरिंग की, साझा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो अलग अलग बायलैटरल इंगेजमेंट्स भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को लेकर के 2018 के बाद से लगातार बढ़े हैं। इसमें जॉइंट हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हैं, इसमें डायलॉग्स भी हैं, हमारे रक्षा मंत्रियों का डायलॉग भी है, इसमें अलग अलग प्रकार के दूसरे मैकेनिज्म्स जुड़े हैं। कैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हम कैसे इसको सरल बनाएं और इसको आगे लेकर के जाएं, इसमें कैसे दूसरे पार्टनर्स को, स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ें। तो यदि हम इस पूरे रक्षा के क्षेत्र को देखते हैं, रक्षा की इंडस्ट्री को देखते हैं, तो इसमें भारत ने जो अपने यहाँ पर मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करते हुए एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हमने आगे बढ़ाया है, जिसमें कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स शामिल है, तो अलग अलग दूसरी हमारी मिसाइल्स शामिल हैं। तो न सिर्फ एक खरीदार के रूप में इंडोनेशिया भारत के साथ
को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये देखना सुखद है कि यहाँ पर इंडोनेशिया का भी रुख भारत की तरह है। भारत की जो विदेश नीति, हम किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं करते, लेकिन हमने अपने रक्षा के क्षेत्र में विगत 11 वर्षों में जिस तरह से एक उन्नति की है, तो हम एक नेट, जो हम एक आयात करने वाले देश थे, उससे हमने एक निर्यात करने वाले देश की छवि बनाई है। और इसमें इंडोनेशिया एक बड़े साझेदार के रूप में, न सिर्फ खरीदार के रूप में, मैं फिर कहूंगी, अलग अलग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों देशों के बीच में होती है। और इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के डायलॉग्स फ्रेमवर्क जो है दोनों देशों के बीच में स्थापित है। और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के मुझे लगता है आज कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। जी, जाहिर तौर पर कई ऐसी बड़ी उम्मीदें हैं जो कि इस यात्रा से लगाई भी जा रही हैं, लेकिन मिस्टर तयाल, क्या माना जाए जो दोनों देशों के बीच समानता हैं वो आधार बनती हैं एक नई साझेदारी के लिए? जी हाँ, देखिए, भारत 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है, इंडोनेशिया की भी 28-29 करोड़ जनसंख्या है, विश्व का तीसरा लार्जेस्ट। और एक सोच है कि किस तरह जो पूरा विकास हो रहा है वो आखिरी नागरिक तक पहुँचे। इंडोनेशिया में इस समय बहुत प्रयास हो रहा है, और जैसी बात की गई कि डिजिटल माध्यम से जो भारत ने अचीव किया है स्केल पर, वो बेमिसाल है पूरे विश्व में। हर नागरिक का यहाँ पे अकाउंट्स खुलवाना, और पिछले 11-12 साल में जो पूरा आधार कार्ड, हर सब्जी वाले के पास भी एक QR कोड है, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, UPI। ये चीज़ है जो दुनिया देख रही है, पूरा ग्लोबल साउथ देख रहा है। और इंडोनेशिया, क्योंकि वहाँ भी जनसंख्या बहुत अधिक है, किस तरह वो भारत से कुछ सीख सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, कई देशों में इस समय क्लाइमेट चेंज के प्रति कुछ उदासीनता आ रही है जी, पर भारत पूरी तरह से कमिटेड है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, पूरे विश्व को करना चाहिए, पूरे मानव समाज को करना चाहिए। और इंडोनेशिया को इससे बहुत खतरा है। जिस तरह अगर थोड़ा भी 2-1 इंच भी पूरा सागर का स्तर बढ़ गया जी, तो काफ़ी एरिया इंडोनेशिया का डूब जाएगा। तो ये एक वैश्विक स्तर पर एक दोनों देशों के सोच में और चैलेंजेस जो विश्व के सामने हैं उसमें एक समानता है जी। एक आतंकवाद से बहुत अच्छा पहले इंडोनेशिया ने जूझा है। उन्होंने 10-12 साल पहले याद होगा किस तरह के अटैक्स वहाँ पर हुए थे, पर उसको उन्होंने कंट्रोल किया है। पर ये एक समस्या है जो पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होती और उस पर भी भारत और इंडोनेशिया का सोच और उससे डील करने का जो भी एक माध्यम उन्होंने बनाया है या पूरा रणनीति बनाई है उसमें भी एक समानता है और दोनों देश इस पर भी अवश्य बात करेंगे। बिल्कुल जी, जो समानता है दोनों देशों के बीच, कहीं ना कहीं जो हमारी जो संस्कृति है वो भी कहीं ना कहीं दोनों देशों को जोड़ती है। प्रोफेसर जोशी, आज प्रधानमंत्री का जो है वो वहाँ पे मौजूद भारतीय जो समुदाय है उससे भी वो संवाद करें। कल भी हमने देखी किस तरह से भारतीय समुदाय ने उनका अभिनंदन किया, मुलाकात हुई, काफ़ी जोश देखा। आज जो पूरे विश्व में जो भारतीय प्रवासी समुदाय है वो उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? भारत की अगर हम विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति की बात करें तो एक बड़ी ताकत के रूप में वो उभरे हैं। निश्चित तौर पर जया, जब हम अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों को देखते हैं तो वे हमारी संस्कृति के ध्वजावाहक का काम करते हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर है भारत की संस्कृति के, भारत की विदेश नीति के। तो जो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित, पंचशील के सिद्धांत पर आधारित हमारी विदेश नीति है उसके वाहक हैं। और इन तमाम देशों में रह रहे जब हम भारतीय प्रवासियों को देखते हैं तो उनकी जिस प्रकार की छवि है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, शांति प्रिय लोग हैं और जिस भी देश में रहते हैं वहां की उन्नति को, वहां की आर्थिक प्रगति को अपना योगदान देते हैं और अपने देश को सुदृढ़ बनाने में तो अपना योगदान दे ही रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय प्रवासी करते हैं उससे ये भी समझ में आता है कि विगत 11 वर्षों में भारत की जिस प्रकार की छवि वैश्विक पटल पर बनी है, आज विदेश
विदेश में रह रहे हर एक भारतीय प्रवासी को अपने भारत की नई शक्ति पर, इस नए भारत पर गर्व है। तो यदि हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों का समुदाय रहता है और यहाँ की जो आर्थिक शक्ति है उसको अपना योगदान देता है। अलग अलग सांस्कृतिक केंद्र जो हैं वो इंडोनेशिया में भारत के हैं और भारत के ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ इंडोनेशिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का आपस में कोलैबोरेशन है, इनके बीच संवाद है, इनके बीच MOU साइन हुए हैं और इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही अच्छी कल्चरल कनेक्टिविटी है। क्योंकि यदि हम दोनों देशों के बीच के संबंधों को देखें तो ये आधुनिक युग के कूटनीतिक संबंधों के कई वर्ष पहले से दोनों देशों के बीच में सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं। जिस प्रकार की संस्कृति की डोर दोनों देशों को बांधती है, तो जब इंडोनेशिया की मुद्रा पर हम गरुड़ अंकित देखते हैं, जब यहाँ रामायण और महाभारत का मंचन होते हुए देखते हैं, भारतीय भाषाओं का सम्मान होते हुए देखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे वो तार हैं जिनसे इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय, इंडोनेशिया मूल के लोगों की और भारतीय लोगों की आपस में जो है एक डोर बंधी हुई है, संस्कृति बंधी हुई है। तो इसीलिए भारत और इंडोनेशिया ने ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी डायलॉग को भी गठित किया है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को ये दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ा सकेंगे। और इसमें फिर एक प्रोफेशनल मोबिलिटी की भी बात आ जाती है। जया, एक बड़ी आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, भारत भी, और हमारे पास जिस प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और हमारे पास जिस प्रकार की यंग पॉपुलेशन है, विश्व की यूथ पॉपुलेशन का 22% भारत के पास है, तो फिर ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल आ जाता है जब हम इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ इंगेज होते हैं। जी बिल्कुल। और एम्बेसडर तयाल, ये एक हम कह सकते हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण है जब हम भारत के युवा की बात करते हैं, कैसे आज का जो युवा कार्यबल है भारत का, एक वर्क फोर्स जो है, जो कि बता रही थी अंशु करीब 22%, वो एक उसको हम मान सकते हैं कि पिछले एक दशक में वहाँ भी हमने देखा है कि कैसे और ज़्यादा मजबूत उसको बनाया गया है, उसकी स्किल जो है उसको बढ़ाया गया है और जो हुनर था उसको हम कह सकते हैं कि और बेहतर किया गया है, जिससे आज पूरे विश्व में हम देख सकते हैं भारतीयों की मौजूदगी तो है ही, लेकिन कैसे जो स्किल है उसको हर कोई जान रहा है। मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 वर्ष में जिस तरह से भारत के युवा वर्ग के लिए नए नए रास्ते खोजे गए हैं और उनको देखिए, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है और पुराने सोच से अब कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, युवा भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस तरह से जैसे स्टार्टअप्स के बारे में पूरा एक इकोसिस्टम भारत ने बनाया है कि अगर आपके पास कोई सोच है, कोई अच्छा विचार है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको एक कमर्शियल रूप दिया जाए, कैसे स्केल अप किया जाए। स्किल डेवलपमेंट में भारत में बहुत काम हो रहा है और पूरे विश्व में भारत के युवा जाकर वहाँ जो भी गैप्स हैं उनकी स्किल में उसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरा जो एक सोच भविष्य की तरफ देखते हुए है, जिस तरह जो हमारे मिशंस नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन है, क्रिटिकल मिनरल्स का मिशन है, स्किल डेवलपमेंट का मिशन है, तो भारत की सोच केवल आज की नहीं है, भारत की सोच एक विकसित भारत की तरफ ले जाने की सोच है, 2047 के लिए सोच है। और इसी तरह इंडोनेशिया का एक गोल्डन इंडोनेशिया की तरफ जी उनका एक लक्ष्य है। उनको 1945 में वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो 2045 तक कहाँ वो पहुँचेंगे जी। तो और समस्याएं भी करीब करीब एक सी हैं, क्योंकि वो भी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, यंग पॉपुलेशन है। तो भारत और इंडोनेशिया के सामने जो चैलेंजेस हैं विकास के और भविष्य के, वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस तरह एक दूसरे के और आइए सीधा रुक कर लेते हैं। We will now proceed with the showing of the cooperation documents. The extension of the framework agreement between the National Research and Innovation Agency Indonesia and the Indian Space Research Organization on cooperation in the exploration and use of outer space for peaceful purposes. We respectfully invite the head of the National Research and Innovation Agency of the Republic of Indonesia and the Foreign Secretary of India to proceed to the front. Please present the document to the media. Thank you, Your Excellencies. Please kindly return to your seats.
We shall now proceed with the announcement of the MOUs and cooperation agreements signed. First, protocol extension of the Memorandum of Understanding on Maritime Safety and Security Cooperation. Second, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Disaster Management. Third, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Minerals and Technologies for the Steel Supply Chain. Fourth, implementing arrangement on the health workforce collaboration. Fifth, letter of intent for the conservation and restoration of Prambanan Temple Complex, Indonesia. Sixth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Telecommunications, Technologies, and Services. Seventh, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Medical Products Regulation. Eighth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Agriculture. Ninth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Management and Technology Utilization in Elections. 10th, Memorandum of Understanding on Research, Technology, and Innovation Cooperation. And then contract signing for BrahMos missile defense system between BrahMos and the Ministry of Defense. Next, air-to-air missile cooperation agreement between Bharat Dynamics and Republic Corp. Following our next memorandum of understanding between Non-Ferrous Materials Technology Development Center Midwest Ltd and PT Perusahaan Mineral Nasional. Also, strategic joint venture between Steel Authority of India and PT Krakatau Steel. And the last, Memorandum of Understanding between Indian Institute of Management Bangalore and PT Intelligensi Grahatama. The announcement of the Memorandum of Understanding between the two respected governments has concluded. We will now proceed with the joint press statement. To begin, we invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, to deliver the first remark. Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, para menteri dan anggota delegasi kedua pemerintahan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menyambut kembali Yang Mulia di Indonesia, negara yang telah lama menjadi sahabat dekat bangsa India. Kita memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang lama. Karena itu, kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai
program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok. Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Kami juga tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan India berhubung dengan keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS. Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan penguatan kerjasama antar lembaga, termasuk lembaga think tanks dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk. Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerjasama di bidang ketahanan energi, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya, juga saling tukar teknologi
dan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Ke depan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Sekaligus kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung didirikannya kampus Indian Institute of Management dan juga kemungkinan Indian Institute of Technology di Indonesia, dan juga meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk belajar di India. Kami yakin kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin sekalian, Perdana Menteri Modi dan saya bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Kami terus mendukung berbagai upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia, serta memastikan suara-suara dari Global South didengar. Di kawasan, Indonesia dan India terus berkomitmen untuk menghasilkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Saya yakin ini akan menghasilkan persahabatan yang lebih erat, kepercayaan yang lebih mendalam, dan nilai nyata yang berguna bagi kedua rakyat kita. Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia. India sekarang sudah menjadi negara dengan penduduk yang terbesar di dunia. Indonesia sekarang yang keempat di dunia. Jadi kerjasama antara kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan. Marilah kita terus melangkah bersama, membangun kemitraan yang semakin kokoh demi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia dan India. Terima kasih. Thank you, Your Excellency. Next, we would like to invite the Prime Minister of the Republic of India, the Honorable Sri Narendra Modi, to deliver his remarks. Your Excellency, राष्ट्रपति प्रभुओं, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सलामत सियांग। सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभुओं को
उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ
सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच MOU से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग
और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।